हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। और साथ के साथ हम आपको बता दें कि अभी आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उनके यानी एग्ज़ाम के वीडियो यानी एनालिसिस के भी अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और यदि आपने यानी आरआरबी एनटीपीसी जीएस के प्रैक्टिस सेट अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं, तो पिछले प्रैक्टिस सेट भी यानी सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसमें यानी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के में लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, तो वहाँ पर जा कर के यानी आप आरआरबी एनटीपीसी के जीएस के प्रैक्टिस सेट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और आप यानी जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के, उनके यानी एग्ज़ाम के भी एनालिसिस आप यानी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में, मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद, यानी क्या मोती मस्जिद और पर्ल मस्जिद किले की सबसे सुंदर संरचना है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए लाल किला, या ऑप्शन बी आमेर, या ऑप्शन सी गोलकुंडा, या ऑप्शन डी यानी आगरा। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी लाल किला। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद किले की सबसे सुंदर संरचना है ये, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? लाल किला। और एक और बात बता दें हम, मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। किसने? यानी औरंगजेब ने यानी निर्माण कराया था। किसका? मोती मस्जिद का, जो लाल किले में है। और ये लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है ये? यानी दिल्ली में ये लाल किला है। इसी के अंदर यानी औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी किसने बनाई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, या ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी नीति किसने अपनाई थी यानी बनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। इसे ही राज्य हड़प नीति क्या यानी राज्य हड़प नीति क्या राज्य हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। किसे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ही यानी राज्य हड़प नीति या व्यापकगत सिद्धांत के नाम से यानी इसे जाना जाता है। जिसकी यानी किसने यानी बनाया था इसे? लॉर्ड डलहौजी ने इसे बनाया था। जिसके तहत यानी सतारा, किसे? सतारा को 1848 में, कब? सतारा को 1848 में जैतपुर एवं संबलपुर, कौन कौन से? जैतपुर और संबलपुर, इन्हें 1849 में, कब? 1849 में यानी 1848 में सतारा को शामिल किया और 1849 में जैतपुर को यानी राज्य हड़प नीति के द्वारा शामिल किया। और उसके बाद बघाट यानी किसे? बघाट को 1850 में यानी कब? बघाट को कब? 1850 में। और उदयपुर किसे? यानी उदयपुर को 1852 में, कब? 1852 में उदयपुर को। और झांसी को 1853 में, कब? यानी 1853 में झांसी को। और नागपुर को 1854 में, यानी कब? 1854 में। यानी इन्हें सभी को यानी अंग्रेजी राज में विलय कर लिया था। किसे किसे? यानी सतारा को 1848 में, जैतपुर एवं संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, और झांसी को 1853 में, और नागपुर को 1854 में। इन सभी को यानी किस में विलय कर लिया था? यानी अंग्रेजों ने अपने यानी राज्य में विलय कर लिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3,
फेरा का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए फॉरेन एक्सपोर्ट रिवॉल्यूशन एक्ट, ऑप्शन बी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ऑप्शन सी फंड एक्सचेंज रिसोर्सेज एक्ट, या ऑप्शन डी फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट रेगुलेशन एसोसिएशन। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्या होगा? यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इस प्रश्न का उत्तर होगा। और ये जो फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, इसे कानून यानी 1973 में कब, यानी 1973 में संसद में मंजूरी मिली थी। किसमें? संसद में से मंजूरी मिली थी। और उसके बाद 1 जनवरी 1974 यानी 1 जनवरी 1974 को क्या हुआ था? इसे अस्तित्व में ये आया था। यानी जो फेरा है यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, वो 1 जनवरी यानी 1974 को क्या आया? यानी अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति वी खालिदा, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति बेनजीर इस्लाम, या ऑप्शन डी न्यायमूर्ति एम फारूक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी। यानी उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी थी, यानी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। और उच्च न्यायालय की जो पहली यानी महिला न्यायाधीश थी, वो थी आपकी लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ थी। वो किसकी यानी उच्च न्यायालय की थी? हिमाचल प्रदेश। किसकी? यानी हिमाचल प्रदेश की पहली यानी महिला न्यायाधीश थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी मद्रास उच्च न्यायालय, या ऑप्शन सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, या ऑप्शन डी कलकत्ता उच्च न्यायालय। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कलकत्ता उच्च न्यायालय। कौन सा भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? यानी कलकत्ता उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1862 में। यानी जो कलकत्ता उच्च न्यायालय उसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1862 में हुई थी। यानी हाई कोर्ट के एक्ट 1861 के तहत, यानी हाई कोर्ट के एक्ट 1861 के तहत यानी 2 जुलाई 1862 को हुई थी। और इसके जो कार्य क्षेत्र में यानी अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? पश्चिम बंगाल आते हैं। पश्चिम बंगाल के साथ साथ आपका आता है अंडमान एवं निकोबार, यानी अंडमान एवं निकोबार भी आता है। अंडमान एवं निकोबार भी यानी इसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। कलकत्ता यानी उच्च न्यायालय के यानी अधिकार क्षेत्र में कौन कौन आता है? पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार, ये भी यानी इसी के क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी यानी ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी यानी ऑफिशियली भाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 22। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा यानी ऑप्शन डी 22 भाषाओं को कार्यालयी भाषा का दर्जा दिया गया है। और इसमें यानी सबसे पहले यानी कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? वो थी केवल आपकी
8वीं अनुसूची में, किसमें, 8वीं अनुसूची में थी 14, कितनी थी, यानी 8वीं अनुसूची में केवल 14 यानी भाषाएं थी। फिर 1967 में, कब, 1967 में, यानी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा, यानी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। किसे, सिंधी को यानी जोड़ा गया 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद 1992 में, कब, 1992 में, यानी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा, यानी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, उसके बाद आपकी मणिपुरी के साथ साथ नेपाली, ये तीनों भाषाओं को 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। किसे किसे, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन तीनों भाषाओं को कब जोड़ा गया, 1992 में जोड़ा गया। उसके बाद 2003 में, कब, 2003 में आपके 92वें संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, उसके बाद संथाली, उसके बाद डोगरी और बोडो को यानी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। सबसे पहले कितनी थी 8वीं अनुसूची में, 14 थी। फिर बाद में यानी एक और जोड़ दी गई थी सिंधी, फिर 15 हो गई। और उसके बाद यानी कोंकणी जोड़ी गई, मणिपुरी जोड़ी गई, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, यानी ये बाद में आपकी 8 और भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2007। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 2005, यानी ऑप्शन सी सही होगा। यानी 2005 में यानी लागू किया गया था। यानी सूचना का अधिकार या आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2005 में लागू किया गया था। सूचना का जो अधिकार है वो अधिनियम भारत की संसद द्वारा यानी पारित एक कानून है। क्या है? संसद द्वारा एक पारित कानून है जो 12 अक्टूबर, कब? 12 अक्टूबर 2005 को, कब? यानी 12 अक्टूबर 2005 को यानी लागू हुआ। यह कानून भारत के सभी नागरिकों को सरकारी यानी फाइलों में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है। यानी जैसे सरकारी कोई भी यानी जैसे प्रोजेक्ट है कुछ भी यदि उसकी आपको जानकारी लेनी है तो आप आरटीआई फाइल करके यानी आप उसके आंकड़े यानी पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पूर्वी तटीय रेलवे यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई भुवनेश्वर या ऑप्शन डी सिकंदराबाद। यानी पूर्वी तटीय रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी भुवनेश्वर। पूर्वी तटीय रेलवे यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। और ये जो रेलवे यानी मुख्यालय है वो कब अस्तित्व में आया था? 1 अप्रैल 2003 को। यानी कब? यानी इसे यानी 1 अप्रैल 2003 को यानी मुख्यालय बनाया गया था। पूर्वी तटीय यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय किसे बनाया गया? यानी भुवनेश्वर को। कब? यानी 1 अप्रैल 2003 को ये अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10, भारत में हर साल राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 22 नवंबर या ऑप्शन डी 21 जनवरी। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी 22 दिसंबर। भारत में हर साल राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भारत में जो हर साल राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 दिसंबर 1887 को, यानी कब? 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के यानी इरोड में जन्मे रामानुजम, यानी कौन? रामानुजन यानी तमिलनाडु में जन्मे जो रामानुजन है, उनके यानी उपलक्ष्य में उनकी 125वीं, कब? 125वीं जयंती 2012 से यानी हर साल राष्ट्रीय यानी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कब से? यानी 2012 से, यानी उनकी 125वीं जयंती के रूप में यानी शुरू किया गया था। तब से लगातार हर साल यानी राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रामानुजन का जन्म कब हुआ था? 22 दिसंबर 1887 को। और ये जो हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, वो कब से मनाया जाता है? 2012 से मनाया जाता है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इससे लगातार जुड़े रहें, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार अपने इसी YouTube चैनल पर अपलोड की जाएगी, जो आपके यानी RRB NTPC एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें और लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।